नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास का अध्याय 2 लेखन कला व शहरी जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका एक प्रकरण शहरी जीवन की शुरुआत, यानी किस प्रकार शहरी जीवन का प्रारंभ हुआ, किस प्रकार व्यवस्था जो है आगे बढ़ी, उसके बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं परिचय की अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है, जैसे हम इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई। मेसोपोटामिया, हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए, मेसोपोटामिया क्या? मेसोपोटामिया का नाम जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों, यानी एक है मेसोस यानी मध्य और दूसरा है पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द जो है वो दजला व फरात, ये दो नदियां हैं। दजला और फरात नदियों के बीच के जो भाग है जिसमें उपजाऊ भूमि है, उस भूमि को ये अंकित करता है, यानी प्रदर्शित करता है। जिस भूमि को क्या कहा गया है? मेसोपोटामिया, यानी दजला और फरात नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि वाला भाग मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन की जब हम बात करें तो हम इसमें कुछ मुख्य बातें पढ़ने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका सामान्य सा मैं परिचय आपको बता दूं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई है। फरात और दजला नदियों के मध्य वाला क्षेत्र मेसोपोटामिया वाला कहलाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली, उसका साहित्य, उसकी पूर्व मध्य सागरीय प्रदेशों व उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच में आपस में, जहाँ तक कि मिस्र के फराओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा, लिपि का लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे इस अध्याय में। फिर भी हमें ये जानना चाहेंगे कि लेखन का सतत परंपराओं पर क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। इसके लिए अगर हम कहें तो मेसोपोटामिया के पुरातत्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक की में हुई, ऐसा माना जाता है। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरक और मारी में, जिनकी आगे हम चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चला। दशक का मतलब होता है 10 वर्षों तक, कई दशकों तक चला। भारत में भी किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक की खुदाई की कोई योजना नहीं है। जैसे अपन भारत में अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस प्रकार की। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्रों, औजारों और मुद्राओं ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों के माध्यम से इनका अध्ययन कर पाते हैं। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया के लिए महत्वपूर्ण था। यूरोपवासी जो थे उनके लिए वो स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण था खोज के लिए, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग, जिसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, आप लोगों ने पढ़ा है बाइबल का प्राचीनतम भाग ओल्ड टेस्टामेंट का उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। इस मेसोपोटामिया के बारे में उसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में, कई बहुत अधिक क्षेत्रों में इसके बारे में बताया गया है। और उदाहरण के लिए अगर हम लें तो ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में और सिमार का उल्लेख, जिसका तात्पर्य होता है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्रियों और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि ही मानते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट में अक्सर रस सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। यानी जो ईसाई धर्म का प्राचीनतम, बाइबल का प्राचीनतम ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, उसके अंदर की जो बातें लिखी थी उसको उससे जोड़ा गया, उसको अक्सर उससे जोड़ने का प्रयास किया गया। अगर हम आगे बात करें, बाइबल के अनुसार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बाइबल के अनुसार यह जल प्लायन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था।
किंतु परमेश्वर ने जल प्रलयन के बाद भी जीवन की पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नाव नाम के एक मनुष्य को चुना। यानी देखो, ये उन्नत उत्पत्ति की बात बता रहा है। नाव ने एक बहुत विशाल नाव बनाई, उसने सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। ऐसा कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे हिंदू धर्म में अलग है, ईसाई धर्म में अलग है, तो ईसाई धर्म की हम बात कर रहे हैं। उसने सभी जीव जंतुओं का क्या रख दिया, एक एक जोड़ा। जब जल पलायन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। और ऐसी ही कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। और इसी कहानी का मुख्य पात्र को क्या कहा गया है, जीवसिद्ध या उतना पिष्टम कहा जाता है। अब देखो, 1960 के दशक में तक ये समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी अक्षरशः सही है, लेकिन ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे, यानी जब समय आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकी अधिक उन्नत और परिष्कृत होती रही। इसके अलावा विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पनाएं की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई थी, उसको प्रमाणित करने का कार्य अब धीरे धीरे क्या हो चुका था, गौण हो चुका था। आगे के अनुभवों में हम जिन जिन बातों पर चर्चा आगे हम करेंगे, उनमें से अधिकांश इन्हीं परिवर्तित अध्ययनों पर आधारित होगी। अभी हम पढ़ेंगे, या मैं स्क्रीन पर कुछ मानचित्र नज़र आ रहा है, मानचित्र क्रमांक 1 पश्चिमी एशिया का। इसके अंदर हम देख सकते हैं पश्चिमी एशिया के मानचित्र में काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ईरान, फारस की खाड़ी, अरब, लाल सागर, दजला और फरात की नदियां हमें दिखाई दे रही है। इसके बीच का क्षेत्र जिसको हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भूमध्य सागर, अरब सागर और उधर भारत में सिंधु नदी के बारे में भी दिखाई दे रहा है। फिर आता है दूसरा मानचित्र, मानचित्र क्रमांक 2। मानचित्र क्रमांक 2 के अंदर हम कृषि उत्पादक का प्रदेश सिंचित, एक तो ये जिसके अंदर ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे हरे वाले, इन डॉट डॉट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। दूसरा, एक तिरछी आड़ी लाल लाइन दिख रही है बिंदु वाली, वह जो लाल लाइन है वह वर्षा सिंचित कृषि प्रदेशों की दक्षिणी सीमा को प्रदर्शित कर रही है। और त्रिभुजाकार जो आकृति हमें दिखाई दे रही है, ये सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। फिर आता है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया और उसके भूगोल की अगर बात करें तो इराक भौगोलिक विविधताओं वाला देश कहा जाता है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में आगे फैलते रहे। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल भी नजर आते हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती है। यहाँ लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती की शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि जहाँ स्टेपी एक घास का प्रकार है, घास की जाति है, स्टेपी के घास के मैदान देखने को मिलते हैं, जहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका से अधिक अच्छा साधन माना जाता है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियाँ और कहा जाता है घास से अपना भरण पोषण करती है। पूर्व की तरफ चलें तो पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन मानी जाती है। दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है, हम ईरान की बात कर रहे हैं, रेगिस्तान है, और यहीं वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा माना जाता है। इन रेगिस्तानी शहरों के लिए भरण पोषण के साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला की नदियाँ उत्तरी पहाड़ियों से मिलकर अपने स्थान उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी, जिससे फसल अत्यधिक मात्रा में जो है प्राप्त की जा सके। जब इन नदियों में बाढ़ आती अथवा इनके लिए पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता, तब ये उपजाऊ मिट्टी वहाँ क्या हो जाती थी, जमा हो जाती थी। ये हमने पढ़ा था ना, ये अभी चित्र जो मानचित्र देखा, ये इराक का मानचित्र, मेसोपोटामिया के क्षेत्र का मानचित्र है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद जो कहा जाता है कि कई धाराओं में बढ़ जाती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती है
और पुराने ज़माने में ये धाराएं जो है इनका पानी को सिंचाई के नहरों में सिंचाई के रूप में काम लिया जाता था, यानी कैसे नहरों को बनाकर। और इसमें बहुत सी फसलें जैसे अपन कह सकते हैं गेहूँ, जौ, मटर और मसूर, इनकी सिंचाई की जाती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरी, स्टेपी घास के मैदान, यानी अपन कह सकते हैं कि जो है पशुपालन भी किया जाता था, मत्स्य पालन भी होता था। गर्मियों में खजूर के बड़े बड़े पेड़ पिंड खजूर देते थे। इस प्रकार विकास के अन्य कारकों के विषय में हम और अधिक आगे जानने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण के महत्व की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, देखो एक कॉलम दिया है उसके माध्यम से कि मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण जो है वो कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसा किससे बनता है? तांबा और रागा और तांबे के मिश्रण से कांसे को बनाया जाता है। और कांसे का इस्तेमाल का मतलब यह है कि ये धातुओं से दूर दूर से मंगाई जाती थी और बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करना, पत्थर की मुद्राएं उड़ेकना, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटना आदि के कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। यानी हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए अगर लें तो भालों की नोक कांसे की बनाई जाती थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है शहरीकरण का महत्व। उस समय शहरीकरण का क्या महत्व था? तो हम कह सकते हैं कि शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने का स्थान रहते थे। बड़ी संख्या में लोगों के रहने का स्थान तो होते ही थे, लेकिन देखो इसमें एक बात और कही है। लोग अपन कह सकते हैं शहरीकरण में लोग वहाँ रहा तो करते थे, लेकिन इसने क्या कहा कि शहरों और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे, जबकि किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादक के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगी थी। जब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में लोगों को कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसीलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं और उन्हें नगर और गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं में दी जाने वाली सेवाओं के लिए भी उन पर क्या रहना पड़ता है? आश्रित रहना पड़ता है। उनके आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। अगर हम उदाहरण से लें, देखो एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो हम कहेंगे एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उरेकने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उरेकने तक ही सीमित होती है। व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाना भी धातु, तांबा, रांगा, टिन लाने के लिए भी खुद भी बाहर नहीं जाता। साथ ही उसके ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की भी जरूरत होती है। इसी प्रकार क्या होता है, देखो ये श्रम विभाजन का काम, यानी एक व्यक्ति एक कार्य में करता है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए जो आवश्यकताएं होती है अलग अलग, उनको वो दूसरे से प्राप्त करता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गाँव से आते हैं, उनके संग्रहण, उनके वितरण की आवश्यकता करनी पड़ती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों के तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, तराशने के लिए औजार, बर्तन भी चाहिए। जाहिर है हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं, दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था का अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता था। ये तो था ये। फिर आता है एक उदाहरण इसमें दिया है, एक चित्र आपको दिख रहा होगा, मूर्ति दिख रही है। यह मूर्ति 3000 ईस्वी पूर्व उरक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। उसकी आँखों और भौहों को क्रमशः नीले और लाजवर्द
तथा सफ़ेदी सीपी और काले डामर की जड़ाई उसके ऊपर की गई, उससे निर्मित किया गया है। सिर के ऊपर एक खांचा बनाया हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया हुआ है। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। यानी इस प्रकार की इतने उत्कृष्ट मूर्तियों का उस समय निर्माण हुआ जाता था। यह मूर्ति कला का एक सबसे अनुपम नमूना भी इसको कह सकते हैं। इसके मुख, टोडी और गालों की सुकोलम सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर से तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी तक लाना पड़ा होगा, ऐसा माना जाता है। और पत्थर लाने से लेकर उस मूर्ति के निर्माण में और किन किन विशेषज्ञों ने योगदान दिया होगा, इसकी हम सूची आराम से बता सकते हैं। फिर आता है शहरों में माल की आवाजाही। उस समय जो शहरीकरण था उसमें माल किस प्रकार आता था, जाता था, किस प्रकार शहरीकरण का विकास हुआ उसके बारे में। तो मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का हमेशा क्या रहा है, अभाव रहा है। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें यानी मुद्राएं, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पहाड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए, नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं था। इसलिए हमारे विचार में प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों जो तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से क्या होते थे, मंगवाए जाते थे, निर्यात किए जाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उनमें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं को निर्मित रूप से आदान प्रदान तभी संभव हो पाता था जब उसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो, विदेशी अभियान या विनिमय को निर्देशित करने में कोई सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। कोई शहर कब उन्नति करेगा, उसका व्यापार कब समृद्ध होगा, जहाँ परिवहन के साधन उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। भारी पशुओं की पीठ पर रखकर और बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज, काठ, कोयला ले जाने के लिए बहुत उपयोगी होते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता था, पशुओं के चारे आदि की काफ़ी खर्च आता था। शहरी अर्थव्यवस्था काफ़ी बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती थी। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका हमेशा क्या रहा है, प्राचीन समय में परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जो रहा है वो जल मार्ग रहा है। कौन सा मार्ग रहा है, जल मार्ग। अनाज के बोरों में लदी हुई नावों या बजरे नदी की धारा प्रवाह व हवा के वेग से चलते थे, जिससे कोई खर्चा नहीं लगता था, क्योंकि पशुओं को चलाने के लिए पशुओं को चारे वगैरह, पानी की सब जगह आवश्यकता रहती थी, लेकिन नाव के लिए हवा के वेग के अनुसार वो नावें चलती थी। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी वस्तुओं के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और इससे आगे वाले भाग में हम लेखन कला और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। स्क्रीन पर कुछ गरकारी आपको नज़र आ रहा होगा, उस गरकारी को शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से हमें करना है। धन्यवाद। अगले भाग के लिए